हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनदर अपडेट की, जो कि आपको सरकारी रिज़ल्ट जैसे ही आप लोग साइट खोलेंगे तो आप लोगों को दिख रही होगी सरकारी रिज़ल्ट पे, जो कि वैकेंसी की डिटेल क्या है, कैसे क्या है। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेरियस पोस्ट ऑनलाइन जो फॉर्म के बारे में नोटिफिकेशन आया हो, कितनी पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन है, कब लास्ट डेट है, कैसे क्या है, सारी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। जिन्होंने CSIR में NBRI में रिज़ल्ट दिया था उन लोगों का तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। जो लोग भी क्वालिफाई हुए हैं, जिन लोगों ने भी दिया है, वो लोग अपना साइट पे जाके या अपनी मेल जो भी डाली थी उसमें चेक कर सकते हैं। लोग ज्वाइन में भी शायद कुछ लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग पीरियड जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको उसमें मांगा जाता है CSIR के द्वारा, उसी में आप लोग ज्वाइन। तो अब हम लोग अनदर अपडेट की बात करते हैं, जिसमें 69 पोस्ट है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB वेरियस पोस्ट 2025 का नोटिफिकेशन आया है। कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या नोटिफिकेशन रहने वाला है, सब की बात करेंगे हम लोग इस नोटिफिकेशन में, इस और वीडियो। CPCB MTS DO असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया। 1 आवर टेस्ट, 2 आवर टेस्ट आपका डिफाइन किया गया। एप्लीकेशन बिगिन 7/4/2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट 28 है, 28 को ही पेमेंट की लास्ट डेट है। और पेमेंट जो है जनरल OBC के लिए 500 रुपये है। 2 आवर टेस्ट के लिए 1000 रुपये है। 2 आवर टेस्ट क्या है उसके बारे में अभी डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे। SC ST के लिए आपको 150 रुपये है, और 2 आवर टेस्ट के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई। ऑल कैटेगरी फीमेल 250 रुपये 2 आवर टेस्ट में, और ऑल कैटेगरी फीमेल आप 1 आवर टेस्ट में 150 रुपये फ़ीस है। मिनिमम एज 28 है, मैक्सिमम एज 27। पोस्ट वाइज आपकी साइंटिस्ट B के लिए 35 साल है। 30 ईयर फॉर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइज़र, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट पोस्ट। और एज रिलैक्सेशन आपको CPCB के द्वारा जो भी नियम एंड टर्म्स एंड कंडीशन होंगे उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट पोस्ट के पोस्टों का बाइफर्केशन और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या रखी गई है। पोस्टों का एलिजिबिलिटी और पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एक शॉर्टली ब्रीफली देख सकते हैं कौन कौन से लोग स्क्रूटनी में बाहर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे देखा है कोई भी आपके पास डिप्लोमा नहीं तो उसके स्क्रूटनी हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें पढ़ें और आपका एक एलिजिबिलिटी ना हो तो कोई उसका लॉजिक नहीं निकलता अपना टाइम देने का। साइंटिस्ट B की जो है 22 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल, कंप्यूटर साइंस, IT और कंप्यूटर साइंस। बैचलर डिग्री आपके जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो IT हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑल ब्रांचेस, इन्वायरमेंटल साइंस, या ऑल ब्रांचेस केमिस्ट्री के ऑल ब्रांचेस से होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर इन्वायरमेंट साइंस से होना चाहिए। सेकेंड पोस्ट की बात करते हैं, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की एक ही पोस्ट है, जो बैचलर डिग्री इन लॉ एक्सपीरियंस विथ एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस देखते हैं अभी नोटिफिकेशन में कितने साल का एक्सपीरियंस लॉ फील्ड का मांगा गया है। मोर एलिजिबिलिटी के लिए डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन को रीड करने के लिए कहा गया है। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र की 2 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन में है, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का होना चाहिए। देन उसके पास साथ में ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड का। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 4 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन साइंस विथ एक्सपीरियंस है। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड नोटिफिकेशन के लिए बताया गया। नोटिफिकेशन में हम लोग बाकी देखेंगे। टेक्निकल सुपरवाइजर की 5 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग विथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट की 4 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। इस पोस्ट के लिए बहुत मोस्टली 90% कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट है। याद रखिएगा कि इसमें अभी नोटिफिकेशन में आप लोग ये जरूर क्लियर रखिएगा कि आपको मंगल पे करनी है, ट्रुथ 10 पे करनी है, या ट्रुथ 16 पे करनी है। ट्रुथ 16 का भी फॉन्ट S और शाह और शाह में फ़र्क होता है, और 10 में भी शाह और शाह में फ़र्क होता है। तो आप लोग कहिए जिस पे प्रैक्टिस हो वही आप लोग प्रेफर करिएगा करने के। और इंग्लिश की टाइपिंग तो सभी की 45-50 तक निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात नहीं। अकाउंटेंट असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री कॉमर्स मांगा जाता है। किसी भी अकाउंटेंट के असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार की पोस्ट के लिए आपको कॉमर्स ही मांगा जाता है। जूनियर ट्रांसलेटर की 1 पोस्ट है, और मास्टर डिग्री इन हिंदी होनी चाहिए या फिर इंग्लिश होनी चाहिए, या एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। डिग्री लेवल डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा ट्रांसलेशन का होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर ड्राफ्टमैन की 1 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर विथ 3 साल एक्सपीरियंस के साथ आपको होना चाहिए, तभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे और इस फॉर्म को भर सकेंगे। जूनियर टेक्निकल
टेक्नीशियन की 2 पोस्टें होनी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोर एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग नोटिफिकेशन सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं, इसमें सभी लोग आप लोग जाते हैं 10+2 मांगा गया विद साइंस। ऑलमोस्ट कैंडिडेट साइंस से ही होता है। अपर डिवीज़न क्लर्क यूडीसी की बात करते हैं, 8 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 30 वर्ड 35 वर्ड पर मिनट, इसमें याद रखिएगा 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी, या हिंदी या इंग्लिश में से एक टाइपिंग आपको यूडीसी में देना है, तो आप लोग इसमें चूज़ करते हैं, फॉर्म भरते थे। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड की एक पोस्ट है जो कि 10+2 लेवल की है, और डिप्रेशन पर और डाटा वर्क आपको टाइपिंग के लिए अभी डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे कितने क्या मांगी। स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड मांगते हैं 10+2, और शॉर्ट हैंड आपके पास हो तो अभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। जूनियर, या फिर आप लोग फॉर्म भर दीजिए, शॉर्ट हैंड स्टार्ट कर दीजिए सीखना, तो सीख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट जेएलए की पोस्ट में 2 पोस्टें हैं, और 10+2 विथ साइंस से मांगा गया है। इसके लिए आप लोग लोअर डिवीज़न एलडीसी की बात करते हैं, यूडीसी में अभी हम लोगों ने देखा, एलडीसी की बात करते हैं जिसमें 5 पोस्टें हैं, 10+2 मांगा गया है। विद कंप्यूटर टाइपिंग इन इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट विद इन 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में आप कितने वर्ड टाइप करते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है। ऑनलाइन इंडिया टाइपिंग आता है, जिन लोगों को भी अपने ऊपर डाउट है कि कैसे हम टाइपिंग करेंगे क्या है, तो ऑनलाइन इंडिया टाइपिंग आप किसी भी कीबोर्ड में अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर में कहीं भी लगा के ऑनलाइन इंडिया टाइपिंग में अपने नाम डालिए। अपना जो भी पैसेज चाहिए, टफ चाहिए, इजी चाहिए, जैसा भी आपको टाइप, अगर आप बिगनर हैं तो आप इजी पैसेज से टाइप करके देख लीजिए। सारे पैसेजों में अगर आपकी एक्यूरेसी 99 100% आ रही है तो आप लोग एलिजिबिलिटी हैं कि आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट का आता है फील्ड अटेंडेंट की एक पोस्ट है, 10th लेवल का आपको पासिंग आ गया। एमटीएस की बात करते हैं, 3 पोस्टें हैं, और इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फायर सेफ्टी, प्लम्ब ऑपरेटर, या फिर आपके पास 10th पास होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अप्लाई का देख लेते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में कैसे क्या प्रोसीजर है, लॉगिन कैसे क्या है। आप लोगों ने अगर एक बार अपना बना लिया लॉगिन, तो कैसे क्या करना है आपको। कैंडिडेट लॉगिन सिंपल सा है, आप लोगों को, अगर आप लोग नए हैं तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे करेंगे तो आपको अपनी पूरी बेसिक डिटेल जैसे नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती। सबमिट करेंगे पासवर्ड क्रिएट करके तो आपको पास पासवर्ड अगर आप जैसे ही आपके पास पासवर्ड आता है, अगर बाई चांस आपने लॉग आउट कर दिया तो यहाँ पे आप इंटर योर मेल आईडी देन पासवर्ड, आपने जो भी वहाँ पे पासवर्ड इंटर किया आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म का प्रोसीजर आएगा, पूरी डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, देन पेमेंट का प्रोसीजर आएगा, तो वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं टोटल नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन हमारा क्या कहता है, तो हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है बहुत ही जल्द। जैसे ही नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा वैसे हम लोग पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन देखें। हाँ, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। अब हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं, एक सेकेंड। नोटिफिकेशन डाउनलोड ये हो गया। पॉल्यूशन, ओ सॉरी, ये डाउनलोड में जाके ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कंप्लीट नोट, ये ऑफिशियल लिंक है। जिन लोगों को नहीं लिंक पता है तो वो लोग लिंक से जाकर, आप लोगों को डेट ओपनिंग क्लोजिंग डेट पता ही हो है, कैसे क्या। पोस्ट का बाइफरकेशन आप लोग देख सकते हैं। पे स्केल 56,000 पे लेवल 10 है। अभी सभी लोगों को पता होगा 8वां कमीशन आयोग लगने वाला है, तो जो लोग मान लीजिए अभी 8वें कमीशन आयोग की रिपोर्ट चल रही है, जैसे वो सबमिट हो जाएगी तो मान लीजिए एट मिनिमम लेवल ऑफ आपकी जो सैलरी होगी ना 10th 10,000 से 15,000 हर एक कैंडिडेट की सैलरी बढ़नी ही बढ़नी। तो आप लोग जितनी जल्दी जॉब ले लेंगे उतना ही अच्छा है। साइंटिस्ट बी की 3 SC की हैं, 1 ST की है, 7 OBC की है और 1 EWS की, 10 अनरिजर्व की। टोटल 22 पोस्टें हैं। 35 साल की अपर एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन आपको CPCB के द्वारा जो भी गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की बहुत अच्छी पोस्ट है, आपकी एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व की है, 30 साल एज लिमिट। टेक्निकल सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र की बात करते हैं, पे लेवल से 44,000 से 1,42,400 तक इसकी सैलरी रहने वाली। 2 अनरिजर्व की ही खाली पोस्टें हैं, 30 साल अपर एज में। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करते हैं, 4 पोस्टें हैं
और आपके ST OBC EWS अनरिजर्व सबकी एक एक पोस्ट है, सिर्फ SC की छोड़ के 30 साल इसकी भी है। टेक्निकल सुपरवाइज़र ST की है, SC की आपकी एक पोस्ट है, ST को छोड़ के फिर OBC आपका आ जाता है, अनरिजर्व आ जाता, EWS और अनरिजर्व की अनरिजर्व की 2 पोस्टें हैं, टोटल 5 पोस्टें हैं। 30 साल एज लिमिट। असिस्टेंट की बात करते हैं, असिस्टेंट की आपकी 2 पोस्टें आपकी हो गई हैं EW OBCs की, फिर एक है EWS, एक है अनरिजर्व, टोटल 4 पोस्टें। 30 साल आपकी एज लिमिट, आप मैक्सिमम एज लिमिट। अकाउंटेंट असिस्टेंट मतलब एक पोस्ट है आपकी OBC की और एक है अनरिजर्व की, 2 पोस्ट है 30 साल एज लिमिट। जूनियर ट्रांसलेटर की है एक, अनरिजर्व की 30 साल एज लिमिट। सीनियर ड्राफ्टमैन की जो है पे लेवल 6 की ये वैकेंसी है। तभी पे लेवल 6 पे भी आपको बहुत अच्छा खासा पे लेवल मिलता है। 6 पे एक पोस्ट है, एक 30 साल में। जूनियर टेक्नीशियन की एक आपकी है EWS की, एक है OBC की, 2 पोस्ट है। बिटवीन 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं, पे लेवल 4 है, 25,500 से 81,100 रुपये रहने वाले। तब भी आपकी सैलरी अच्छी खासी इसमें बनेगी। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी एक SC की पोस्ट है, एक आपकी जनरल की पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं और एज लिमिट 18 से 27 के बीच में आपको रहना है। अपर डिवीज़न की बात करते हैं, 2 पोस्टें SC के, 2 पोस्टें OBC के, 4 आपकी जनरल की है। टोटल 8 पोस्टें हैं। बिटवीन 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रहना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 की बात करते हैं, पे लेवल 4 है, 25,500 से 81,100 रुपये तक इसकी आपकी पे मैट्रिक्स रहने वाला है। एक अनरिजर्व की पोस्ट है, बिटवीन 18 से 27। टोटल बात कर नेक्स्ट बात करें स्टेनोग्राफी ग्रेड की, 3 पोस्टें अनरिजर्व की, बिटवीन 18 से 27, पे लेवल 4। पे लेवल 4 का वही पे मैट्रिक्स रहने वाला है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं, पे लेवल यहाँ से सेकंड हो जाता है और आपकी एक OBC और एक जनरल की पोस्ट है। एज आपकी 18 से 27 ही रहने वाली है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करते हैं, 2 SC की पोस्ट है, 3 आपकी हैं जनरल की। एक तो 5 पोस्टें टोटल हैं इसमें। फील्ड असिस्टेंट की बात करते हैं, एक अनरिजर्व है, तो 18 से 27 है। पे लेवल यहाँ पे फिर चेंज होता था, एक 18,000 से 56,900 रुपये तक। और MTS की बात करते हैं, एक पोस्ट आपकी OBC, 2 आपकी अनरिजर्व की है, 3 टोटल पोस्ट है। आपकी एज लिमिट सेम रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं नोट है, आउट ऑफ 22 पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर पर्सन PWD और 2 पोस्ट रिजर्वेशन के बारे में बताया जा रहा है किसके लिए, कितनी पोस्ट है रिजर्व है कि 4 पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट में, 1 पोस्ट रिजर्व। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली इन पोस्टों में कहीं भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया। तो रिजर्वेशन के बारे में कितनी पोस्टें हैं, कैसे क्या कितनी पोस्टें, 4 पोस्टें साइंटिफिक, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू द बेंचमार्क से, और 1 पोस्ट आप जूनियर ट्रांसलेटर में आपको लोकोमोटर में डिसेबल्ड लोगों के लिए रखी जाएगी। 3 पोस्टें मल्टीटास्किंग में, 1 पोस्ट रिजर्व रखी जाएगी। द कैंडिडेट सेलेक्ट द PWD कैटेगरी अगेंस्ट SC ST OBC EWS UR। ठीक है। आउट ऑफ 8 पोस्ट अपर डिवीज़न के 2 पोस्टें, 5 पोस्टों में लोअर डिवीज़न में 1 पोस्ट, 2 पोस्ट जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 1 पोस्ट रिजर्व रहेगी। ये सारी रिजर्वेशन बताई गई हैं कैसे क्या क्रूशियल रहेगा। आपको एज लिमिट देखना है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD ER OBC के लिए आपको क्राइटेरिया जो भी एक्स सर्विसमैन है या जैसे हैं वो लोग अपना एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे क्या। फॉर ग्रुप C पोस्ट के लिए कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, जो लोग भी ओवर एज हैं उनके लिए है। जो लोग अभी 18 प्लस हैं, 22 ऐसे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत है। आप लोगों के पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप इस कैटेगरी में देख सकते हैं। अगर इस कैटेगरी में हैं तो आप लोगों को रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। डिसेबल्ड बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन से रीजन है, किस पोस्ट पे कैसा क्या है, सारी चीज़ें अगर कोई है इससे रिलेटेड तो वो लोग आराम से नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो अब्रीविएशन है वो भी आपको और देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है उसमें क्या क्या मांगा गया है। एजेंटाइल मतलब जो आवश्यक है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 4 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग 3 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग 2 पोस्ट, केमिकल इंजीनियरिंग के 1 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 1 पोस्ट है, आर्टिफिशियल AI की आपकी 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 1 पोस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1 पोस्ट है। प्रेफरेंशियल मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एजेंटाइल या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री 3 पोस्ट है, इन्वायरमेंटल साइंस 3 पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी 2 पोस्ट, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेट क्वालिफाइड या PhD को
प्रेफरेंस दी जाएगा। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की बात करते हैं, बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। आपके पास शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस, मतलब कहीं भी आपकी स्टेट जुडिशियल सर्विस में आप 5 साल काम किए हों। शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, शुड बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लीगल अफेयर्स, should be a qualified legal practitioner who has practiced as such a 5 year। 5 ईयर जैसे आप लोगों ने जो भी लोग लॉ करते हैं उनका प्रैक्टिस तो चलता ही रहता है साथ में। द एडवोकेसी पीरियड शैल बी कंप्यूटेड विद लीगल एडवाइस पीरियड फॉर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर। ठीक है ना। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र की प्रोसेसिंग अब बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की एक पोस्ट विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। मैंने पहले बताया था कि आपको जो भी वो क्वालिफ़िकेशन मांग रहे उसी से रिलेटेड किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में या कहीं ना कहीं स्टाइपेंड को लेकर का JRF को लेकर कहीं ना कहीं आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें, पहुँचेंगे मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और या फिर आपके पास इंस्टीट्यूशन विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, प्रेफरेबल इन पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिलेटेड सब्जेक्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट। जो भी लोग लखनऊ से होंगे उन लोगों को पता होगा IITR का एक वॉक इन इंटरव्यू हुआ था, उसमें सेम पोजीशन यही मांगी गई थी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। और CSIR की तो बात ही अलग है, उसके बराबर की नौकरी तो कहीं है ही नहीं, सभी को पता है। जो लोग भी अगर कर चुके हैं या कभी भी एज आ क्लर्क बाबू मतलब परमानेंट पोस्ट पे रहे होंगे उनसे पूछिएगा साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर कैसा होता है, वो लोग आपको बताएंगे उस जॉब के बारे में। टेक्निकल सुपरवाइज़र की नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एक पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2 पोस्ट है और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एक पोस्ट। 3 ईयर का आपका रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट की बात करते हैं जिसमें 99% कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा या जाएगा फॉर्म भरेगा, तो उनकी बात करते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर इन इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। की डिप्रेशन आप लोग के KDPH देख सकते हैं कितना है, एवरेज 5 की होना चाहिए। हिंदी की आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइम अलॉटेड इस 10 मिनट, 10 मिनट में आपको इतने 30। और हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग जितनी एक्यूरेसी कम रखेंगे या जितनी गलतियाँ करेंगे वो वर्ड आपके माइनस हो जाता है टाइपिंग में। तभी आप लोगों का किसी ने भी अगर क्वालिफाई किया होगा SSC की टाइपिंग दी होगी उन लोगों को बहुत बेटर। अभी SSC है, CISF है, हेड कांस्टेबल है, या BSF का भी हेड कांस्टेबल हुआ था, जिसने जो भी लोग अगर टाइपिंग तक क्वालिफाई किए होंगे उनसे पूछेगा, वो बताएंगे टाइपिंग कैसी होती है। अकाउंट असिस्टेंट एजेंटाइल की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अकाउंट से रिलेटेड है तो कॉमर्स होनी चाहिए। विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स ऑडिट कैश हैंडलिंग। आपको AG ऑडिट मतलब 3-4 तरीके के ऑडिट होते हैं। मेरा अकाउंट कॉमर्स तो रहा नहीं तो मैं ज़्यादा अकाउंट्स के बारे में आप लोगों को नहीं बता सकता। तो अकाउंट्स आपको कॉमर्स होना चाहिए, तो आप इस फील्ड में होंगे 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, तभी आप भर पाएंगे इसको। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें, मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल पर आपका एग्जामिनेशन का मीडियम होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश की ही बात की जा रही मास्टर डिग्री उसमें, एंड हिंदी कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्टिव मीडियम, वही बात आपको बताई जा रही है। और रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, ये चीज़ याद रखिएगा कि रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा नहीं आएंगे। हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्ड्स और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर अंडरटेक करती है उसके अंदर भी आपने अगर किया हुआ है काम तो आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। सीनियर ड्राफ्टमैन की डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन की बात करें,
डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर होनी चाहिए 1 साल का आपको सर्विसिंग लेबोरेटरी मशीन इन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में रिप्यूटेड में होना चाहिए। जैसे इसकी बात करते हैं, इसमें एक NIPGR आता है, लोगों को पता होगा IIM है, IIM दिल्ली है और NIPGR है और JNU में JNU में भी लेबोरेटरी है। अब वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा माना जाता है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए, उसके पास रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए रिलेवेंट फील्ड, डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अपर डिवीज़न UDC की बात करते हैं, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन आप एलिजिबल है और देन आपके पास हिंदी या इंग्लिश में एक टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में है तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोग टाइप कर लेते हो, या फिर अगर हिंदी में कंफर्टेबल है या कहीं वर्किंग कर रहे हैं एज आ किसी छोटी पोस्ट पे MTS वगैरह पे या कहीं भी अटैचमेंट के साथ अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो भी आप लोग अपर डी जैसे कुछ बहुत सारे लोग होते हैं UDC के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आप लोगों की हिंदी की टाइपिंग अगर आप डेली कर रहे हैं तो हिंदी अच्छे, तो आप लोग प्रेफर करिएगा हिंदी ही चूज़ करें एग्ज़ाम के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर ग्रेड 2 की बात करते हैं, 12th स्टैंडर्ड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटिंग के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड की 2 की बात करते हैं, आप इसमें स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं आती तो आप लोग सीख लीजिए। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करता है, इज एंटायर 12th स्टैंडर्ड डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, ये भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लोअर डिवीज़न LDC की बात करते हैं, 12th स्टैंडर्ड इसमें भी मांगा गया है, इसमें भी हिंदी इंग्लिश की एक टाइपिंग आपके पास कंपल्सन है, होनी ही चाहिए, आपको क्वालिफाई करना है। फील्ड असिस्टेंट 10th स्टैंडर्ड या फिर डिज़ायरेबल 12th स्टैंडर्ड साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड रोबस्ट हेल्थ एंड एबिलिटी टू स्विम, फील्ड असिस्टेंट के लिए मांगा गया। मल्टीटास्किंग स्टाफ 18 पोस्टें हैं, 18 पोस्टों को बाइफरकेशन क्या कैसे 18 पद हैं, उसमें पद में एक पद में जैसे मान लो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, इसमें कितनी पोस्टें हैं। 10th स्टैंडर्ड इसकी भी MTS की रखी गई है। ऑल कैंडिडेट सर्टिफिकेट मार्क सारी चीज़ें आप लोग देखो। 2 आवर्स एग्ज़ाम टोटल चार्ज के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन, फ़ीस का स्ट्रक्चर आप लोगों को शेयर किया गया। 1 आवर एग्ज़ाम 350 रुपये फीस प्लस 150 रुपये फॉर टेस्ट सेशन, ये आप लोगों को कुछ नया देखने को मिल रहा होगा। 750 रुपये एग्ज़ामिनेशन फीस, 250 रुपये फॉर टेस्ट फीस। वाह, आप लोगों को पूरी जानकारी इसमें, जिसको भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए फ़ीस तो बहुत हाई फाई रखी गई है, कैंडिडेट अप्लाई ही ना कर पाए इतनी फ़ीस रखी जाती है एग्ज़ाम की। बाकी के हम लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप लोग गवर्नमेंट या PSU या ऑर्गेनाइजेशन में है तो नो ऑब्जेक्शन NOC लेनी पड़ती है आपको, जिस भी डिपार्टमेंट में आप कार्यरत होंगे। ये तो सभी को पता होगा, गवर्नमेंट में अगर आप कार्यरत हैं या किसी में, तो NOC लेते टाइम आपको नो ऑब्जेक्शन मतलब गवर्नमेंट अप्रूव करके देती है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं या अपर पोस्ट पे जा सकते हैं। NOC के लिए आप लोग जिस भी डिपार्टमेंट में कार्यरत हो वहीं से आप लोग ले सकते हैं। जो लोग भी कार्यरत हैं या कहीं काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग हैं, उन लोगों की बात है। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें ऐसे फॉर्म भरेंगे क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छा अपना मनपसंद डिपार्टमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंसीडर एज द कैंडिडेट स्कोरिंग कट ऑफ अनरिजर्व का 35%, OBC EWS 30% और अदर कैटेगरी का आपका 25% रखा गया। ये आपका हिंदी में नोटिफिकेशन दिया गया है, जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो लोग अपना पढ़ सकते हैं। 8 पद के भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना रिजर्वेशन रखा गया है, कितना आपको कैसे घटाना है, क्या कम करना है, रक्षाकर्मी के लिए क्या आयु में छूट है, कैसे क्या है, सारी की सारी डिटेल आप लोग इसमें हिंदी में बहुत इजीली आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई नहीं, अगर आज किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो कमेंट करिएगा, मैं पिन कर दूंगा उसमें वीडियो के नीचे। ये आपका हिंदी में पूरा है। चलन संबंधित दिव्यांगता क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कौन से पास कनिष्ठ तकनीकी है सहायक, कनिष्ठ बाबू मतलब UDC को बोलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर असुलिप बोलते, स्टेनोग्राफी को असुलिप बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को हिंदी में बहुत कनिष्ठ प्रयोगशाला और श्रेणी लिपिक मतलब स्टेनोग्राफर जो जूनियर लोअर डिवीज़न क्लर्क जो होता है
क्लर्क को हिंदी में लिपिक कहते हैं। तो ये चीज़ आप बहुत ही इंग्लिश में थोड़े लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। लिपिक की भी पोस्ट बहुत अच्छी होती है। लिपिक के लिए आपको एज अ ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अभी स्टार्टिंग में तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को तो सीखना ही पड़ेगा। जैसे ही आप लोग ड्राफ्टिंग, मतलब एक नंबर की ड्राफ्टिंग अगर जिसकी होती है तो वो लिपिक और बाबू। कनिष्ठ तकनीक के लिए क्या योग्यता चाहिए, जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो वो लोग हिंदी में देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। बाकी कोई भी डाउट हो किसी को भी इस फॉर्म से रिलेटेड, इस सिलेबस इसका बहुत ही ब्रॉड सिलेबस तो इसका कहीं मेंशन नहीं किया गया है। सिलेबस के बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, मेरे पास है सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी, तो मैं उसको बना के बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा।